गुड मॉर्निंग। छोटा सा विघ्न है, ठीक हो जाएगा जल्दी से। अभी प्रोजेक्टर नहीं चल पा रहा है एंड लोग लगे हुए हैं ठीक करने के लिए। बट एनी हाउ, लास्ट के 2 सेशंस अभी हुए हैं इस वर्कशॉप के, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं इस वर्कशॉप में। सो अभी तक जो हमने लास्ट 2 सेशन में किया है, एक तो हमने ये जाना था कि भाई जो इनडायरेक्ट टैक्स के प्रोस्पेक्ट्स में एग्जिस्टिंग रिजीम क्या था इनडायरेक्ट टैक्स का, और जीएसटी से कैसे डिफरेंट था, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की थी कि भाई जिस तरीके से जीएसटी इवॉल्व हुआ है इंडिया में, और हिस्ट्री में जाके भाई किस तरीके से इवॉल्व किया हुआ है जीएसटी ड्यूरिंग लास्ट 13 ईयर्स, कितने कितने कंट्रीज में जीएसटी अभी चल रहा है, किस तरीके से हाउ इट इज डूइंग इन दी अदर कंट्रीज। और सेकंड सेशन में हमने किया था कि भाई जीएसटी का माइग्रेशन फ्रॉम दी करंट रिजीम टू जीएसटी माइग्रेशन कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है माइग्रेशन के लिए। तो वो 2 सेशन हमने किए हैं। थर्ड सेशन हमारा आज जो स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ स्टार्टिंग ऑफ द जीएसटी एज सच, कि लेवी ऑफ एनी एक्ट, levy of any act is the heart of that act. So, and in most of the time we as a professionals never, मतलब sometimes not well versed with the levy section, because जब हम इनकम टैक्स में ध्यान करते हैं तो इनकम टैक्स में लेवी सेक्शन क्या है, इनकम टैक्स का लेवी सेक्शन क्या है। बहुत बहुत टाइम से हम ये डिसाइड करते हैं कि सेक्शन 3, सेक्शन 4, द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, हाउ द टैक्स इज चार्जेबल, एंड द इंपॉर्टेंट सेक्शन इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। सो जब भी हम किसी की रिटर्न फाइल करने की सोचते हैं तो वी नेवर थॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, भाई आगे रिटर्न यही इनकम होगी, फाइल कर देते हैं। बट द सिटी लाइक गुड़गांव, वी शुड सी कि वो जो लेवी का सेक्शन है, नेचर का सेक्शन है, कि उसमें बंदा रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, या कौन सी उसकी इनकम डीम्ड टू बी टैक्स्ड है। क्योंकि टैक्सिंग किसी स्टैट्यूट में जब लगता है, एक तो प्लेन लेवी होती है कि भाई ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है, इस पे ये टैक्स लगेगा एंड दैट्स ऑल। लेकिन क्योंकि टैक्स का इतना बड़ा दायरा है, सिर्फ सीधी लेवी से काम नहीं चलता, तो कई बार हम ये कहते हैं सर गवर्नमेंट बहुत सारे डीमिंग प्रोविजंस, डीमिंग फिक्शंस क्रिएट करती है, और उन डीमिंग फिक्शंस में क्या रोल है इस जीएसटी एक्ट में, वो हम सबसे पहले आज के सेशन में हम देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक जो कुछ पढ़ा है एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में, समझ लिया क्या है, कैसे डिफरेंट है, लेकिन फ्रेंड्स वी हैव टू अनलर्न दैट, क्योंकि जब तक वो लर्निंग रहेगी, आज भी बैंक मैनेजर कहता है यार फॉर्म 32 तो फाइल करो। अनलर्निंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न। बहुत समय से डाला हुआ था भाई रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, कौन सा फॉर्म भर दो, 18 नंबर भर दो। अभी भी कह देते हैं, वी प्रोफेशनल्स आर यूजिंग दीज वर्ड्स समटाइम्स। तो अनलर्न क्या होता था, क्या होगा, मेरे ख्याल से अब ये टाइम नहीं रहा, वो हमने कर लिया जो भी करना था डिस्कशन। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट जीएसटी इज एग्जैक्टली ऑल अबाउट। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया अभी तक कि जीएसटी जितना भी हम बहुत सारे जितने भी 17-18 जो पुराने एक्ट से स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, उन सब का एक ब्लेंड बना के और एक जीएसटी की फॉर्म में हमारे आगे दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली देयर इज नथिंग न्यू इनटू इट, द कंसेप्ट सारे वही हैं, बट जीएसटी के बेसिस पे उन्होंने एक डिफरेंट डेफिनेशन दी है उसको,
क्योंकि अगर हम पुरानी डेफिनेशन को याद रखेंगे तो वो समटाइम्स इट इज नॉट द सेम अंडर द जीएसटी। तो हमें अनलर्न करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि भाई हमें ये क्या था इंटर स्टेट, बहुत ही कॉमन टर्म है किसी भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, मतलब इट इज अ वेरी कॉमन टर्म, बट earlier it was defined somewhere else in some other response, in some other reference. Definition is altogether different, meaning may be the same, लेकिन जीएसटी में उसका मीनिंग क्या है? इसीलिए जब तक हम पुराना नहीं भूलेंगे कि भाई सीएसटी में एक्ट में कहां लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था, क्या है इंटर स्टेट सेल और सप्लाई, तो फ्रेंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज इज we have to unlearn the things. अब जीएसटी क्या है एग्जैक्टली उसका जानने का टाइम आ गया, एंड वी हैव टू फोकस ऑन दैट वट एवर, बिकॉज वी हैव टू प्ले टू रोल फॉर द क्लाइंट्स हु आर डीलिंग इन एग्जिस्टिंग सिस्टम, ओके दैट्स ओके, बट जैसे जीएसटी की बात आती है देन वी हैव टू जस्ट वियर अ डिफरेंट सेट ऑफ माइंड. सो विद दिस now let us understand what is GST all about. अभी हमने पीछे कुछ डिस्कशंस किए थे इस तरीके के कि भाई जीएसटी क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी and all those things. I think we are all conversant to this, but anyhow who have missed that, we are just taking a recap of all those things, because every time we have to recap, then only we are able to learn and also unlearn. So the idea is कि जीएसटी में आज के टॉपिक के लिए हम क्या कवर करने वाले हैं. जैसे हमने डिस्कस किया कि आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी कॉल इट जीएसटी लेवी. दैट इज बेसिकली अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी, एंड टू बी कम अंडर द चार्जेबिलिटी one has to take registration. So these are the two important topics which will deliberate today on these topics. So friends, again just to reiterate, just to recap, let us just keep the framework of the GST in front of us. What is GST? अभी जैसे हमने देखा कि there are different acts. One is CGST Act, one is SGST Act, one is UTGST Act, and one is Compensation Act, IGST Act. So there are 5 acts, and these particular acts is being supported by different set of rules. So mostly, other than the SGST Act, the 3 acts which are there is a CGST, IGST and UTGST is to be administered by whom? Central government. So central government, the Parliament of India has already passed these acts, 3 acts, and the SG Act is to be passed by the every legislature has to pass this CGST for his state, for its state. So till now there are 3 states who have already passed SGST Act. So first is the Telangana, second is the Bihar. जल्दी इन्हीं लोगों को मची हुई है बिहार को, जहां से टैक्स का लगता है जल्दी ज्यादा टैक्स आएगा. एज यू नो इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. सो चलो पास करते हैं. सो द थर्ड स्टेट just yesterday is a Jharkhand which has passed the SGST Act into it. So friends, the framework, what is a framework? The framework, CGST Act has around 175 sections and there are around 25 chapters, and the SGST is how it will look like. SGST is a mirror image of CGST, exactly mirror image. There is no difference except जहां भी सेंट्रल टैक्स लिखा हुआ है वहां स्टेट टैक्स लिख देंगे बस. जहां सेंट्रल या जहां सीजीएसटी लिखा हुआ है वहां एसजीएसटी लिख देंगे, बट इट इज एग्जैक्टली अ मिरर इमेज. और जहां सेंट्रल टैक्सेस का रेफरेंस है, जहां जहां वहां स्टेट टैक्सेस का रेफरेंस दे दिया.
इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, इट इज द सेम। लेकिन आईजीएसटी बहुत ही छोटा सा 10 पेज का एक्ट है, एंड इट इज गवर्निंग द सप्लाई इन द interstate supply, and it has only 25 sections. So what about the other sections? So this IGST is to be only governed by these 25 sections? No friends, IGST has its own levy. So all the sections which are there in the CGST Act is as it is applicable to IGST Act. All these procedural sections are as it is applicable to IGST Act. So why they have not put this IGST Act all the sections? Because there is one act already framed by the central government, and this IGST and UTGST is an act already framed, is to be framed by the central government itself. So जहां legislative dominance सेंट्रल का है, तो जो दूसरे एक्ट हैं सेंट्रल के SGST, UTGST and IGST has a small provisions of set of provisions, and all other provisions which are applicable to CGST is as it is applicable to IGST and UTGST. And why this state has their own act same as the CGST? Because the central parliament and the state legislatures have the parallel power, equal power, and because of this they have an equal law is to be passed by central parliament and as well as the state legislature. So because of this dominance, because इक्वल पार्टनर हैं, दे आर द इक्वल पार्टनर्स, दे आर नॉट एक छोटा एक बड़ा है या उसके पास कहीं से पावर आती हैं. सो दे आर द इक्वल पार्टनर्स और लिटरली implementing the law. That is why this is a framework of the whole act, and it is being supported by different rules. Rules is to be framed by whom? Rule is to be approved by the GST Council. So the draft rule, set of draft rule are already in the public domain, and GST Council is asking for the suggestions of the public at large so that they can finalize this document and issue this document as a set of rules enacted, approved by the GST Council. So this is the framework. So with this framework in mind, I will raise a question, a very big question, like when we, having said, we are understood what is CGST and all these things, the framework. So can a person in Haryana, a taxable person in Haryana, having an input tax credit of CGST and SGST, and he is also a taxable person in Delhi, and there he has an output tax liability of CGST and SGST, can he take the input credit of the Haryana CGST and the Haryana SGST? Can they take the input? You got my question? A person is taxable at two places, in Haryana and in Delhi, and in Haryana he has an input tax credit of CGST and SGST, and at the same time he has an output tax liability of CGST and SGST. Can, paying the taxes of Delhi, can this person take the credit of Haryana CGST and SGST? No. GST नंबर अलग अलग हैं. क्यों अलग अलग है GST नंबर? जुरिडिक्शन अलग अलग है, स्टेट्स अलग अलग हैं. वन नेशन वन टैक्स, मतलब I mean when the some tax, the same tax sitting in one state cannot be set off with the other tax which is in the other state,
then why we are talking about one nation, one tax? So we have to just get rid of this myth. There is no one nation, one tax. हाँ वही, दैट इज, देखो वो जो जो जिनके दिमाग में मिथ है, उनके दिमाग में तो और बड़ी बड़ी मिथ है, मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन हमारे डिस्कशन में जब हम एक डिस्कशन पे यहां तक पहुंचे हैं, हमारे दिमाग में कोई मिथ नहीं रहनी चाहिए इस तरीके की, क्योंकि इट विल jeopardize the understanding of the future provisions. So friends, for GST purposes, how many countries we are in India? There is center is a one country and 29 states, 2 union territories having legislatures and 5 union territories without legislatures. They are all together different countries. They never talk about the things about मेरा टैक्स मेरे पास रहेगा, वो रह नहीं रहेगा उसके पास में पता नहीं, लेकिन CST ऑफ हरियाणा विल रिमेन विद CST ऑफ हरियाणा. इवन नॉट दैट, सेंटर और स्टेट्स की भी लड़ाई इतनी तगड़ी है कि सेम स्टेट में रह के हम सी को एस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, एस को सी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते. तो ऑब्वियसली वी आर ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्संस, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंट्रीज. आप मेरा टैक्स नहीं लेके जा सकते, मैं आपका टैक्स नहीं लेके जा सकता. डेफिनेटली एक जो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल जो हम बात करेंगे किसी टाइम पे, जस्ट फॉर आज की अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना है कि एक स्टेट से ट्रांजैक्शन अराइज होके अगर दूसरे स्टेट में खत्म होता है, तो उसमें ये कहते हैं कि जिस स्टेट में खत्म होता है, जिस स्टेट में कंज्यूम होता है, तो गुड्स और सर्विसेज के साथ में टैक्स भी ट्रेवल करेगा और उस स्टेट में लाई कर जाएगा जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है. सो फ्रेंड्स, we have to just keep all the myth out. There is no one nation, one tax. GST, for GST purposes, every state, even for that matter every union territories, and in addition to that center, is all different units, all different government to administer us. Yes, बताएं. मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि एक टैक्सेबल पर्सन है जो हरियाणा में बैठ के से मोबाइल बेचता है. ओके, अब जब मोबाइल वो परचेज करता है, मानो उसने 1 लाख रुपए के मोबाइल परचेज किए और 1 लाख रुपए के मोबाइल पे उसको 10-10 हजार रुपए के 2 टैक्स CGST और SGST उसको इनपुट में रहते हैं. अब मोबाइल यहां उसके स्टॉक में रखा हुआ, उसने बेचा नहीं है, आउटपुट लायबिलिटी नहीं है हरियाणा में कोई उसकी. एट द सेम टाइम वो दिल्ली में भी रजिस्टर्ड है एंड ही इज डूइंग द सेम वर्क देयर. तो वहां वो मोबाइल खरीदता है 1 लाख रुपए के और कोई पुराना स्टॉक पड़ा था या जो भी था, उसकी वजह से उसकी आउटपुट लायबिलिटी दिल्ली में, दिल्ली CGST एंड दिल्ली SGST की इज 20,000 after taking the input credit which are available there in Delhi. So because that person is a registered person in and is the same person with the same pen. हाँ, SGST का नहीं है. जैसे मानो अभी क्या होता है कि मैं अभी हरियाणा में मैं एक कोई आइटम लेके जाता हूं, अभी हमारे दिमाग में ऐसी इमेज आ रही है कि CG और ST बराबर अमाउंट होंगे. सो इट इज नॉट लाइक दिस. दे विल डिसाइड कि सेंटर कितना लेगा और स्टेट कितना लेगा. इन दैट सिचुएशन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एग्जांपल. नहीं, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट नहीं होगा, बट आइटम टू आइटम तो डिफरेंट हो सकता है. आई एम सेलिंग द अदर मिक्स ऑफ आइटम्स. Maybe I am selling the mixed items. हाँ, it is possible. So friends, so far so good. CGST, SGST, states बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं. तो लास्ट टाइम, अब लेवी के लिए अगर हम लेवी पे आते हैं, मतलब आई एम जस्ट डिस्कसिंग सर्टेन पॉइंट जिसमें अभी इसकी जरूरत नहीं है.
बताएं। For display only. हाँ, If it is only for display on order booking, how will we handle in this scenario? Because you may have your booking agent and you're sending them some, goods just for display, and it will lie there as a display for maybe months. तो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, कोई भी इंडस्ट्री का, आपकी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लासिकल एग्जांपल है हमारे केस आपके में। आपके क्लासिकल एग्जाम्पल है, बहुत सारे ग्लासेस का काम है, बहुत सारे ग्लासेस लगे होते हैं, सैंपल में लगे रहते हैं, और वो ग्लासेस ऑलवेज मेरे स्टॉक में रहते हैं। एब्सोल्युटली। उसका यानी कि स्टॉक आता है, जाता है, मूव ऑन करता रहता है, लेकिन वो जो ग्लासेस मेरे स्टॉक में रहते हैं, कई बार डैमेज भी हो जाते हैं, कई बार खराब भी हो जाते हैं, एब्सोल्युटली, और कई बार पूरी तरीके से भी डैमेज हो जाते हैं। तो उस केस में जो आपके पास से डैमेज हो गया, जो खराब हो गया, उसके लिए आपने, क्योंकि उसका इनपुट क्रेडिट क्लेम किया हुआ है, तो अगर कोई चीज आपका आउटपुट ही क्लेम नहीं हो रहा, तो यू नीड टू रिवर्स दैट इनपुट क्रेडिट। यू नीड टू रिवर्स, मतलब बेसिकली वो कहते हैं कि जब आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में एक आइटम सेल परचेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आपने कोई आइटम लिया और वो खराब हो गया या इवेपोरेट हो गया या मतलब खराब हो गया, देन यू नीड टू बी रेशनल अबाउट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। नहीं सर, मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। एक तो है कि आइटम टूट गई, खराब हो गई। हाँ। एक है आपने क्लासिकल हमारा केस है, जैसे देयर आर 2 कैटेगरीज वी डील, रादर 3 कैटेगरीज, आई, सन एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज। नाउ आई इज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले because that is always on display, not to be sold from the counter, only order booking. Sun you keep selling, sunglass you keep selling. Now that eye glasses when you send to a store, it is lying there for months. अब उसका input credit तो ले लिया, but मैं eye तो sell कर नहीं रहा, and it's a different class. So prescription will always be different from sunglass as a category. Today also I am expecting tomorrow also. Perfect. Then how do we handle the input credit that I've got on the prescription glasses when I bought as a store? जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास कोई भी ऐसा आइटम बाई एनी रीजन, मतलब while in the display और while in the stock, maybe it is not a moving item at all, मेरे पास स्टॉक में रह जाता है और मैं सेल नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली आईटीसी एक्यूमुलेट होता रहेगा मेरे पास में आईटीसी एक्यूमुलेट होता रहेगा। लेकिन क्योंकि ये अभी हमारे उसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आईटीसी में ये बताऊं कि आईटीसी एक्यूमुलेट हो रहा है, उसका रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते यहाँ जीएसटी में। वो रिफंड इज ओनली इन 1 सिचुएशन और 2 सिचुएशन वी कैन से, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट और इन केस ऑफ इन्वर्टर ड्यूटी सिस्टम। लेकिन इस केस में आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, आपके पास एक्यूमुलेट रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, जब भी आप बिजनेस बंद करेंगे इट इज लॉस्ट फॉर एवर, बट आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की बात करें, जीएसटी लेवी। हाँ, लास्ट टाइम वाला भी थोड़ा ऑफ दी उसमें पूछ लेंगे, अगर इससे रिलेटेड है तो कर लेते हैं। हाँ, मतलब माई पॉइंट इज कि अभी हमारे बहुत सारे फ्यूचर में भी सेशंस आने हैं, तो अगर आपके पास लास्ट टाइम का कोई क्वेश्चन हो या फ्यूचर का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन रेज अ क्वेरी ऑन माई ईमेल, वी विल रिप्लाई, बिकॉज करंट में अगर डिस्कशन में टॉपिक है वी कैन रेज द क्वेश्चन, नहीं तो अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब इट विल नॉट, अभी आज तो बहुत लंबी वैसे भी है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं जीएसटी लेवी की। तो लेवी, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लेवी ऑफ एनी स्टैट्यूट? अगर जीएसटी की बात करें, व्हाट जीएसटी सेज कि द टैक्सेबल सप्लाई by a taxable person for a value which is determined under some section, either interstate or intrastate, is chargeable to GST. So what are the thing? The first ingredient is the supply. Supply is a key ingredient of any levy, मतलब this levy, and supply है तो supply के साथ में सब्जेक्ट मैटर और सप्लाई क्या है? गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई इज द एक्टिविटी एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस एक्टिविटी इज द गुड्स और सर्विसेज। फॉर अ वैल्यू इज डिटरमाइंड
in section 15, which will have a separate session, the valuation of supply by way of interstate or the intrastate, the type of sale. It is a type of supply, intrastate or interstate, for a consideration or for a value in the furtherance of business. So friends, the main ingredients is coming out of the supply, the value, the subject matter, and the timing of levy, timing of levy. So supply we have discussed in detail, but just for the sake of repeating it again, I will say what is supply. The supply defined in GST is very, very simple, though it is an open-end definition. Supply includes something, supply deemed or implied something, and supply excludes something. Last, as we have discussed in the session, includes what? In the nature of barter, exchange, sale of all those 8 items, and excludes what? Deemed what? Without consideration, there are certain things which are supply. What are those things without consideration? What are the things that are without consideration? There are, if you are selling a business attached, शेड्यूल 1 में डिफाइन किया है, आपको ध्यान हो, शेड्यूल 1 में डिफाइन किया है कि अगर कोई बिजनेस टैक्सेबल पर्सन किसी बिजनेस असेट को सेल कर रहा हो विदाउट कंसिडरेशन, एंड अगर उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, इट इज सप्लाई even without consideration. So there are 4 categories. One is this one, another is 50,000 तक का employer to employee का जो वो है without consideration, 50,000 का वो, and there is an import of services is also, if it is without consideration, then also with the related parties is a supply. I mean, this is something, a deeming fiction created by without consideration, these things are supply. And the other thing is excluded. What is excluded? Excluded means something which is not supply at all. कहाँ लिखा हुआ है excluded supply? Excluded supply schedule 3 में लिखा हुआ है कि there are certain supplies which will be deemed to be excluded from the definition of supply. It means it is not a supply at all. तो जब सप्लाई ही नहीं है तो ऑब्वियसली देयर इज नो चार्ज. तो व्हाट आर दोज आइटम्स? एग्जांपल किसी का, कोई एग्जांपल किसी को याद हो? शेड्यूल 3 में कोई एग्जांपल किसी को याद हो कि व्हाट इज विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सप्लाई? फ्रेंड्स, सेल ऑफ लैंड, एक्शनेबल क्लेम अदर देन समथिंग लॉटरीज एक्सेट्रा. So there are 4-5 items which is not a supply right now, not at all a supply. तो फ्रेंड्स, सप्लाई का अगर हम टाइप देखें तो सप्लाई में हम कहते हैं कि एक चीज जो सप्लाई है ही नहीं तो उसका क्या इंपैक्ट है. सो सप्लाई को अगर मैं देखता हूं तो सप्लाई कितने तरीके की हो सकती है. सप्लाई इज, वन इज अ टैक्सेबल सप्लाई, वन इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वन इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, one is not a supply at all, because which has been just excluded from the definition itself by way of an act. So when something is not a supply, say I am having some business, and in this business also I am also one business of purchasing and selling of land. So purchasing and selling of land is not a supply. At the same time, I am also doing an, अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट की बात कर लूं तो अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट का भी काम करता हूं और मैं अपने बिजनेस में कुछ लैंड परचेज करता हूं और अपने ही लिए सेल करता हूं, तो जो लैंड परचेज करना और सेल करना इज ऑल्सो वन ऑफ माई बिजनेस, बट इट इज नॉट अ सप्लाई. बट द अदर थिंग, द अदर एक्टिविटी विच इज एन एजेंसी बिजनेस इज अ सप्लाई.
जो सप्लाई नहीं है, सपोज मेरा टर्नओवर मानो 10 करोड़ का टर्नओवर है, 10 करोड़ में मेरा 5 करोड़ का टर्नओवर सेल ऑफ लैंड का है और 5 करोड़ का टर्नओवर मेरा एजेंसी बिजनेस का है, तो इसका क्या इंपैक्ट आना चाहिए भाई? अगर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट में ही आना चाहिए ना, कि अगर कोई चीज सप्लाई ही नहीं है एक्ट में, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है मैं रिवर्सल मेरे को करने, प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करने पड़ते हैं, तो क्या मेरे को जो सप्लाई नहीं है एक्ट में उसके लिए प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करने पड़ेंगे? फ्रेंड्स, द आइडिया फॉर पर्पज कि दिस समथिंग विच इज नॉट सप्लाई एट ऑल does not require the reversal of credit, and while something is exempted supply or non-exempted supply also includes a non-taxable supply. So what is this means? So all these exempted supplies and non-taxable supplies, if I am doing both, then I have to do the proportionate reversal. You mind the difference? Which is something not a supply and something which is supply but which is being exempted or non-taxable by any provision of this act. So this is a basic difference, because what we are talking about, the key concept of the GST, which is very important not only in levy, in everything, the input tax credit, the place of provisions, everywhere जहां भी आप पढ़ेंगे, देखो किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दो ही है कि एक मेरा आउटपुट टैक्स, एक मेरा इनपुट टैक्स। ज्यादा से ज्यादा इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लूं, आउटपुट कम से कम पे करना पड़े, यही एक मैनेजमेंट है। जितनी भी दुनिया में लिटिगेशंस इनडायरेक्ट टैक्स के चल रहे हैं, जितनी भी प्लानिंग होती है, और कोई तीसरा फैक्टर नहीं है इसमें। जो तीसरा फैक्टर था वो ये था कि रेट मेरा, क्योंकि पहले 100-200 रेट हुआ करते थे एक चीज के, अगर मैं इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे बोल दूं तो ये चीज ऐसे हो सकती है, पहले कभी हुआ करते थे, क्योंकि अब तो बड़ा HSN बेस्ड क्लासिफिकेशन है, एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ प्लानिंग अपॉर्चुनिटी देयर कि भाई मैं अपने रेट को ये नहीं इसमें ये कर दूं तो ये हो जाएगा। वेरी 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 फ्यू इंसिडेंट्स। सो द मेन प्लानिंग लाइज इन द फैक्ट कि भाई मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को और आउटपुट टैक्स क्रेडिट को ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर लूं। सो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया वन थिंग विच इज अ सप्लाई, वन थिंग विच इज नॉट अ सप्लाई, एंड वन थिंग विच इज अ exempted supply. And what may be the other form of supply? You must have heard something is supply, whether it is a composite supply or mixed supply. समीर जी ने कहा कि ग्लासेस के साथ में बहुत अच्छे अच्छे कवर मिलते हैं उसके, मतलब कई बार तो क्या होता है ग्लासेस से ज्यादा कवर की कीमत होती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, though we have already discussed just by way of some examples, and what are the implication of this. I would like to focus, because all those things we know everything, there is nothing new into this what we are discussing, but we are recapping those concepts or refresh those concepts into our mind, so that whenever we go on a levy or understand the levy, we will refresh those concepts into our mind and be ready and understand and interpret the things the way which we should understand. The important thing which I would like to reiterate here is why we are discussing all those things here, because it has the impact somewhere else. As a businessman, as a professional, I should keep three things in mind whenever I am sitting in this type of conference, and we are keeping in these things open into our mind. And this is just to reiterate it कि how the GST is impacted my business, what are the provisions which are directly going to hit my business or my client business. तो उससे पहले मेरे को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, ऑब्वियसली जहां मैं काम करता हूं, जैसे कोई भी है काम मेरे को पता होता है मेरा बिजनेस क्या है। एक वन सीएफओ नीड्स दी होल लॉट ऑफ बिजनेस, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक प्रोफेशनल को भी पता होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट का बिजनेस क्या है। एंड whenever he is discussing something about GST, then obviously he should be well equipped the things कि मेरा क्लाइंट का ये है और ये प्रोविजन मेरे को कहां से किस तरीके से हिट कर सकता है।
या किस तरीके से मैं अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे सकता हूं। जैसे मैं एग्जांपल अभी टेकअप कर रहा था, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई, व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई? लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने ग्लासेस की बात की कि ग्लासेस के साथ में क्या, जब मैं ग्लासेस की शॉप पे जाता हूं तो मैं वहां क्या खरीदने जाता हूं? कवर खरीदने जाता हूं या ग्लास? व्हाट इज माई प्रीडोमिनेंट desire? My predominant desire is to buy glasses, not the cover. But at the same time, can I buy a glasses without cover? So what is this? This is composite supply. This is composite supply. And why composite supply is important? Composite supply is important because we have 5 rate structure. We have 5 rate structure. One rate starting from 0 to 40%. So something may be taxed at 40% and bundled with a supply is maybe taxed at 5%. So जो predominant desire है, जो predominant nature of supply है, उसका जो रेट होगा वो पूरे composite सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। और जो अभी भी करते हैं बहुत सारी जगह, आपने देखा होगा कि भाई अगर मैं एक लैपटॉप लेता हूं, अब लैपटॉप लेने जाता हूं तो ऑब्वियसली लैपटॉप के साथ में वो मेरे को उठा के ऐसे तो नहीं देगा लैपटॉप, ही विल गिव मी सम बैग along with it. So what is this? What is my predominant desire? Is to buy a laptop, not a बैग। सो द प्रीडोमिनेंट आइटम जो मैं परचेज करता हूं वो और उसके एंसिलरी जो आइटम्स उसके साथ में आते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंपोजिट सप्लाई। अगर दोनों में रेट अगर डिफरेंस है तो जो मेरा प्रीडोमिनेंट नेचर है जिस चीज का, वो मेरे लिए रेट एप्लीकेबल होगा। आई विल कीप द थिंग्स लाइक दिस मैनर जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन कि आई वांट टू बाई व्हीट फ्रॉम एमपी। एमपी के व्हीट बहुत अच्छे होते हैं, तो आई वांट टू बाई अ व्हीट फ्रॉम एमपी एंड व्हीट इज अ नॉन टैक्सेबल आइटम। पर व्हीट को भेजने के लिए मैंने उसको कहा है व्हीट तूने मेरे घर पे भेजने हैं गुड़गांव में। सो द ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, आई विल टेक द सप्लाई, आई विल ड्राफ्ट माई कॉन्ट्रैक्ट इन सच ए फैशन कि आई डोंट नो कि कहां से भेजेगा, कैसे भेजेगा, मेरे को तो भाई तू गुड़गांव में दे दे। तो जो अगर वो जो भी लगा के दे रहा है मेरे को कंपोजिट करके, तो व्हीट इज एग्जेम्प्टेड आइटम एंड द अदर थिंग्स इज अ टैक्सेबल सप्लाईज। सो व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट नेचर? इज अ व्हीट एग्जेम्प्टेड, सो इट इज एन एग्जेम्प्टेड आइटम फॉर मी। एंड रिवर्सल हम कर लेते हैं कि मानो अगर कोई एसी इंस्टॉलेशन, एसी विद इंस्टॉलेशन देता है, एसी इज एन 40% कैटेगरी, उस पे इनवेरिएबली ऐसे मिलता है ना एसी कि भाई इंस्टॉलेशन के लिए घर पे आएंगे। जब इंस्टॉलेशन के लिए घर पे आएंगे, इट इज नॉट अ फ्री सप्लाई। द इंस्टॉलेशन सप्लाई इज नॉट अ फ्री सप्लाई, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। ही हैज चार्ज्ड फ्रॉम मी द चार्जेस ऑफ सप्लाई एज वेल एज द एसी कॉस्ट। तो अगर उसने एसी मेरे पास लाना है, अगर जो सप्लाई है मानो 12% पे टैक्सेबल है या 18% पे टैक्सेबल है, तो अगर वो क्लब करता है इन दोनों चीजों को, तो मेरे को उसका 40% टैक्स देना पड़ रहा है। तो जब भी मैं कंपोजिट सप्लाई की बात करता हूं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कंपोजिट सप्लाई का कंसेप्ट। तो कंपोजिट सप्लाई ये है कि वी हैव टू कीप इन माइंड कि किस तरीके से कंपोजिट सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन मेक अ प्लानिंग एज ए बिजनेसमैन। आपके एक बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में किस तरीके से मैं बंडल कर सकता हूं चीजों को। एंड व्हाट इज अ मिक्स सप्लाई? The very ideal example of a mixed supply is toothbrush with a toothpaste. जब मैं बाय करने जाता हूं टूथब्रश, और विच कैन बी सोल्ड सेपरेटली, और जिनको जस्ट एक प्रमोशन के लिए बंडल किया हुआ है, एक उन्होंने टोकरी बना दी, हल्दीराम पे जाते हैं एंड दे मेड
some basket or gift basket or anywhere. For a gift shop, when I go to a gift shop, there is a gift basket, and in which there are certain items which are at a 40%, the imported chocolates, and there are certain items which is in Parle biscuits, Britannia biscuits, that are taxed at 5% or 12%. So how this will be taxed? So this will be taxed on a higher basis, obviously. Yes, अगर मैं उसका कंपोजिट प्राइस लेके अगर मिक्स्ड आइटम सेल करता हूं जो इंडिपेंडेंटली भी खरीदे जा सकते हैं, तो उस केस में उन दोनों तीनों सप्लाई, जितनी भी सप्लाई मिक्स सप्लाई हैं, उनमें जो हाईएस्ट रेट होगा वो मेरे को उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा. तो जब भी मैं अगर सेल करता हूं, आपने देखा होगा, जब भी मैं सेल करता हूं, बेटर आई शुड सेल कंबाइंडली बट एट अ सेपरेट प्राइस. एक बिलिंग सेपरेट करके आई कैन प्लान दिस लाइक दिस. तो यस, that is also a composite supply. नहीं सर, देखो अभी सबसे पहले हमें दो चीजों को डिसाइड करना है कि कोई भी आइटम जब हम परचेज कर रहे हैं या हम सेल करेंगे अपने क्लाइंट के लिए, तो वो कस्टम क्या है उसके, और किस तरीके से प्रीडोमिनेंट नेचर क्या है. जब मैं लैपटॉप खरीदता हूं, ऑब्वियसली विदाउट केबल आई कैन नॉट यूज इट. सो व्हेन आई एम बाइंग केबल और बाइंग मोबाइल, without charger I can not use it. So when I am buying mobile, then charger is a composite supply with the mobile. So whatever tax rate is applicable to the mobile or the laptop is to be a chargeable on this particular items. अगर मैं separate लेके जाता हूं तो obviously फिर तो कोई issue है ही नहीं. तो friends, हमने देखा supply which is not a supply, exempted supply, taxable supply and non-taxable supply, composite supply and mixed supply. Actually all those things, जैसे अभी हम आगे बढ़ते हैं, and the next time we will come there is another part of, जैसे सप्लाई में हमने पढ़ा था, there are two predominant things. One is a consideration. सप्लाई जो मेन डेफिनेशन थी, दैट डेफिनेशन इज सप्लाई सर्टेन थिंग्स ऑन कंसिडरेशन, एंड उसके एक्सेप्शंस दिए हुए थे, इंप्लाइड एक्सेप्शंस दिए हुए थे कि अगर इनमें जब कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो सप्लाई मान लेंगे. तो कंसिडरेशन इज ऑल्सो वन इंग्रेडिएंट. तो व्हाट इज कंसिडरेशन? अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती थी कि कंसिडरेशन में ये कि भैया अगर मैं ये बोतल खरीदूंगा तो आई नीड टू पे सर्टेन मनी आउट ऑफ दिस. एंड मतलब बेसिकली जब भी हम सोचते थे, वी विल बी थिंकिंग इन टर्म ऑफ मनी. आई एम बाइंग दिस बोतल फॉर 5 rupees. सो आई से कि द कंसिडरेशन, व्हाट इज कंसिडरेशन? आई से कंसिडरेशन इज ₹5. फॉर whom? The consideration is 5 rupees for whom? The consideration is 5 rupees for the purchaser. भाई मैं परचेज कर रहा हूं, मैं उसको 5 रुपए दे रहा हूं, then it is a consideration for me. And what is a consideration for the seller? Obviously this bottle, because he is losing this bottle, he is imparting this bottle. So consideration is not one way, consideration is a two-way thing. एंड टिल नाउ अभी तक जो भी हमने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सीखा है कि कुछ चीजों में कंसीडरेशन होता था, ठीक है, नहीं होता था, ठीक है. कुछ में कंसीडरेशन, जैसे सर्विसेज में कंसीडरेशन नहीं था, विदाउट कंसीडरेशन भी हम मान लेते थे. लेकिन वेट लॉज में प्रीडोमिनेंट इज अ कंसीडरेशन इन मॉनेटरी टर्म्स. बट जैसे मैं सप्लाई की डेफिनेशन पे जाता हूं तो सप्लाई में बार्टर भी कहता है. इसका मतलब एक्सचेंज, बार्टर without money term is a consideration. So friends, consideration is something don't, मतलब ये myth के बारे में बात कर रहे हैं कि we have to keep out of the myth कि जब कोई मैं पैसा दूंगा then only it becomes supply. The supply can become also when I am getting something else which is not in a monetary terms, which is not in the monetary terms.
So consideration का myth ये, consideration may be in money terms or not maybe in a monetary terms. And there is another thing, the main ingredient is the business, for the furtherance of my business. If I am making some supply, suppose I am making some supply, in that supply I am not in business. Like as a chartered accountant, I am a chartered accountant, taxable as a chartered accountant in Haryana, but I am selling my old car, which is in my personal name. And the car costs to 80 lakhs, which I am selling. So whether it is a supply, the selling car by me, I am a registered person, is a supply. Something which is not for business, something which is not for business is obviously not supply. This is also one myth. Or I'm trying to give more clarity to certain concepts. So as a taxable person, if I am selling some car which is my personal car, maybe that may be crores of rupees, it is not a supply. Why it is not a supply? It is not for business. So there are so many persons mostly take the cars in the business purposes, in the business also, but even sometimes कि भाई मेरे personal नाम से I am not taking. Even if it is for the business, if I am selling it, if I am not taking the input tax credit, maybe in that situation, though business asset selling is a supply, there is no doubt about this, but it depends upon whether I am taking input credit and how much input credit. But one thing is very sure, for the supply which is not for business is not taxable at all. It's not taxable at all. So friends, supply not for business, supply, not supply, exempted supply, the various different type of supply, and there is another type of supply also. The intrastate supply or intrastate supply. It is also one type of supply. So what is interstate or what is intrastate? We will see what. Obviously, well, this is a very common term. It has been defined way back. जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से हम, जब जो दो स्टेट्स के बीच में जो भी सप्लाई होती हैं उनको हम इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं, और एक ही स्टेट में कोई ट्रांजैक्शन होता है, इजीएस्ट टू डिफाइन. Yes, definitely, but for business. Barter, I will give you an example of a barter. Like I am a person, I am going to a shop, I am hungry, very hungry. I don't have money. And I request him कि sir कुछ खाना दे दो. I don't have money. I will give my watch to you, or some precious item to you. So how, whether it is a supply for me? It is not a supply for me. I am not a taxable person. I am not doing it for a business. But supply for him to supply food to me. So what is the value for that? The value of the watch which I am giving to him. So the barter transaction, when it is happening between B to C, then it is supply in case of a B person, not a supply in a C person. Then barter transaction, when it is happening between two B to B, then it is supply for both. Friends, this is certain concept. We normally just to recap those concepts, we normally just try to confuse यार ये होगा कि नहीं होगा. So just try to come up with this thing, and then we'll come directly to the levy बड़ा छोटा सा 2-4 सेक्शन का, मतलब एक सिंगल सेक्शन का वो है. लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात अभी हम कर रहे थे, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट.
दिस टर्म इज नॉट हियर, जैसे मैं कह रहा था ये बहुत पुराने टर्म है, लेकिन पहले किसी दूसरे एक्ट में डिफरेंट तरीके से डिफाइंड थे, एंड यू बिलीव मी देयर इज अ lot and lot litigation on this term, whether something is interested, lot of litigations. उस समय तो 2% की मारामारी थी, अब तो मारामारी बहुत बढ़ गई है कि टैक्स पूरा 12%, 14%, 40% मेरा रहेगा या उसका होगा। भाई उस समय तो 2% का चक्कर था कि अगर सी फॉर्म के चक्कर में मैं दे देता हूं, 2% की बात थी, लेकिन अब तो मारामारी इतनी बढ़ गई है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 2%, इट्स अ मैटर ऑफ अ फुल रेट ऑफ टैक्स। सो अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।